नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को हम प्राचीन काल से आधुनिक काल तक समझेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि आदि मानव काल से लेकर भारत की आज़ादी तक की पूरी कहानी को हम जानेंगे। आज का हमारा जो वीडियो है सभी प्रकार के सरकारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हर प्रकार के जो सरकारी भर्ती एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, एसएससी हो, व्यापम हो, सीजीपीएससी हो, या अदर स्टेट की पीएससी एग्जाम हो, या अदर स्टेट के जो सरकारी भर्ती एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती एग्जाम हो, सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने जो सिलेबस बनाया है, या फिर जो टॉपिक का जो चयन किया है, जो प्रश्नों का चयन किया है, जो कंटेंट हमने शामिल किए हैं, वो ऐसे ही कंटेंट को शामिल किए हैं जो बार बार वनडे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के जो वनडे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं कंटेंट को शामिल करके ये वीडियो बनाया गया है। तो बिना समय को व्यर्थ किए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए देखते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोतों को तीन प्रकार से बांटा गया है, तीन वर्गों में बांटा गया है। देखेंगे तो तीन वर्ग कौन कौन से हैं। तो ये तीन वर्ग हैं। सबसे पहला क्या है? पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद हम देखेंगे तो वो है साहित्यिक स्रोत। और जो तीसरा है वो है जो विदेशी व्यापारी आते हैं या विदेशी विद्वान आते हैं, खगोल शास्त्री, इतिहासकार, जो विदेशी आगंतुक है या विदेशी मेहमान है जो भारत में आते हैं, उनके द्वारा दिया गया यात्रा विवरण। तो सबसे पहला हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक और स्तूप आदि को शामिल किया गया है। तो देखेंगे अभिलेख। अभिलेखों से इतिहास के अध्ययन में सहायता मिलती है। अभिलेख क्या होता है कि कहीं पर कोई राजा अपने बारे में लिखवा दिया, किसी घटना के बारे में लिखवा दिया, या फिर अलग अलग प्रकार के गुफाओं के अंदर कुछ लिखा हुआ मिल गया, आदि मानव ने कुछ लिख दिया, जो किसी इमारत पे किसी प्रकार की या फिर किसी पत्थर पे लिखा हुआ जिसे हम पढ़ते हैं या पढ़कर समझ सकते हैं, उसे हम कहेंगे अभिलेख। तो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाया था? तो समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। और ये बहुत सारे सरकारी एग्जाम में पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाया है? तो समुद्रगुप्त का ये अभिलेख था। प्रयाग प्रशस्ति किसका अभिलेख था? समुद्रगुप्त का। तो ये बात को याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। दूसरा क्या है? नासिक अभिलेख, जो गौतमी या बलश्री का था। तीसरा एहोल अभिलेख, जो पुलकेशिन द्वितीय का था। उसके बाद है हाथी गुफा अभिलेख, जो खारवेल का था। फिर जूनागढ़ अभिलेख, जो रुद्रदामन का था। और मंदसौर अभिलेख, जो यशोवर्मन का था। और ग्वालियर अभिलेख, जो भोज परमार का था। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे अभिलेख हैं, लेकिन ये जो क्या है, मुख्य अभिलेख है जो बार बार सरकारी एग्जाम में या विभिन्न प्रकार के जो भर्ती एग्जाम है, सरकारी जो भर्ती एग्जाम होते हैं, उनमें पूछा गया है। उसके बाद हम देखेंगे क्या? सिक्के। अब सिक्कों से सभी परिचित हैं। विभिन्न प्रकार के सिक्के हुए हैं, जैसे सोने के सिक्के, शीशे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो इन सिक्कों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। कैसे जानकारी मिलेगी? जैसे कोई राजा है तो सिक्कों में अपना नाम लिखवाएगा, अपना चित्र बनवाएगा, या उस समय जो भी रहा होगा प्रमुख व्यक्ति, उसका चित्र मिलेगा, उस समय की जानकारी मिलेगी, उस समय की धातु की जानकारी मिलेगी। जैसे अगर ताम्र पाषाण काल है तो अगर उस समय अगर सिक्के बनेंगे तो किस प्रकार के सिक्के बनेंगे, या कोई वस्तु विनिमय का जो साधन रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, या कोई राजा है उस समय अगर सोने के सिक्के बट रहे हैं या सोने के सिक्के उससे व्यापार हो रहा है, तो उस समय की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है कि उस समय की अर्थव्यवस्था अच्छी थी। तो सिक्कों से बहुत सारी जानकारी मिलती है। और सिक्कों के जो अध्ययन होता है, सिक्कों का जो अध्ययन करते हैं इतिहासकार, उस जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। एक बार पीएससी में ये पूछा भी गया है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। ये याद रखेंगे, कहीं अभी अगर एग्जाम में पूछ दिया गया कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। फिर देखते हैं हम आहत सिक्के। सबसे प्राचीन सिक्के थे। देखिए जो आहत सिक्के हैं वो क्या थे? सबसे प्राचीन सिक्के। आहत सिक्के क्या होते थे कि एक मोल्ड हो गया या फिर एक सांचा हो गया जिसमें कुछ लिखा है, जैसे मैं अपना ऐसे टी लिख देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार का एक उभरा हुआ चिन्ह रहता था
और उसको सिक्कों के ऊपर ठोक दिया जाता था, जैसे स्टैंप लगाया जाता है उस तरह से ठोक दिया जाता था। तो आहत मतलब चोट लगाकर या ठोक कर सिक्का बनाया जाता था, तो उसको हम बोलते हैं आहत सिक्के। देखिए प्रमुख सिक्के, हिंदू यूनानी सिक्के, जो पहला स्वर्ण का सिक्का था, मतलब यूनान से भारत में व्यापारी आते थे और यहाँ से कुछ चीजें लेते थे और उसके बदले क्या देते थे, सोने के सिक्के देते थे। ये सबसे पहला पाए जाने वाला स्वर्ण सिक्का था या सोने का सिक्का था, जो कि था हिंद यूनानी सिक्का। उसके अलावा पर्ण, कारशापर्ण और दिनार, ये आदि क्या थे, विभिन्न प्रकार के सिक्के थे। दिनार, करशापर्ण और पर्ण। आगे हम देखेंगे स्तूप तथा स्मारक। स्मारक तथा स्तूप स्थापत्य के भाग थे, मतलब एक प्रकार से कंस्ट्रक्शन था। स्तूप को या स्मारक को अगर समझना है आपको, स्तूप को आप ऐसा समझ सकते हैं कोई पिल्लर है, जैसे घर में कॉलम होता है उस प्रकार का क्या होता है, पिल्लर होता है, उसको हम बोलते हैं स्तूप। इस स्तूप में भी कुछ लिखा रहता था, कोई आकृति बनी रहती थी, उससे भी क्या करते हैं हम एक अनुमान लगाते हैं कि इतिहास में ये हुआ होगा, या इस प्रकार की जानकारी हम निकालते हैं उसको पढ़कर। स्मारक क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के स्मारक, जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग हो गई या किसी प्रकार का कोई महल हो गया, कोई किला हो गया, तो उसको हम बोलते हैं स्मारक। तो स्मारक को समझ लीजिए आपके बिल्डिंग, और स्तूप मतलब किसी प्रकार का कॉलम या वर्टिकल स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर हमने बनाया है, तो एक टाइप का क्या होता है, कॉलम जैसा होता है, इसको बोलते हैं स्तूप। इसमें कुछ लिखा रहता था, कुछ डिजाइन बने रहते थे, उससे हम अनुमान लगाते हैं। तो इस स्मारक तथा स्तूप स्थापत्य के भाग है, मतलब कंस्ट्रक्शन के पार्ट है। प्रमुख स्मारक तथा स्तूप क्या क्या है, तो सांची का स्तूप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, अमरावती का स्तूप, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाले स्मारक। नालंदा के अवशेष, नालंदा के विध्वंस के बाद भी जो नालंदा के अवशेष है, उससे भी इतिहास की बहुत सारी जानकारी मिलती है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से तो बहुत सारी जानकारी इतिहास की मिलती है, और इसको बहुत सारे सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रकार का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, साहित्यिक स्रोत। पहला जो स्रोत था क्या था, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा जो स्रोत है वो क्या है, साहित्यिक स्रोत। देखिए साहित्यिक स्रोत क्या होता है कि जब लिखने पढ़ने की कला आ गई इंसान को, जब इंसान ने लिखना पढ़ना सीख सीख लिया, भाषा सीख लिया और लिपि का विकास हो गया, तो उस समय क्या किया इंसान ने, अपने बारे में या फिर समाज के बारे में क्या किया, लिखना प्रारंभ किया, जानकारी देना प्रारंभ किया, भाषा का विकास हो गया उसके बाद। तो जब भाषा का विकास हुआ तो जो साहित्यिक स्रोत है उनका भी विकास हुआ, उससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो देखिए प्राचीन भारतीय साहित्य को दो प्रकार से बांटा गया है, एक क्या है, धार्मिक तथा दूसरा धर्मेत्तर। अब ये धार्मिक और धर्मेत्तर क्या चीज है, तो वे साहित्य जो किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे हिंदू धर्म से जुड़े साहित्य हो गए, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य हो गए, जैन धर्म से जुड़े साहित्य हो गए, वो क्या होंगे, धार्मिक साहित्य बोलेंगे उसे हम। और दूसरा क्या है, धर्मेत्तर साहित्य, मतलब जो किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं है, किसी धर्म से जुड़े हुए जो साहित्य नहीं है उसे हम बोलेंगे धर्मेत्तर, और जो किसी धर्म से संबंधित साहित्य है उसे हम बोलेंगे धार्मिक साहित्य। तो देखते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। भारत में या भारतीय इतिहास में तीन प्रकार के धार्मिक साहित्य देखने को मिलते हैं। पहला क्या, ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, और तीसरा जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य क्या है, तो मुख्यतः ये हिंदू धर्म से संबंधित चीजें होती है, इसमें हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य बोल सकते हैं इसको हम। देखिए इसमें ब्राह्मण धर्म या फिर बोल सकते हैं आर्य धर्म, हिंदू धर्म, जो भी आप मान सकते हैं, तो हिंदू धर्म से संबंधित या ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य को इसमें शामिल किया जाता है। प्रमुख ब्राह्मण साहित्यों में आते हैं वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, स्मृति आदि। दूसरा हम देख रहे हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित्र आदि को शामिल किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जैन साहित्य। देखिए जैन साहित्य के अंतर्गत आगम, परिशिष्ट, पर्व, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र महत्वपूर्ण है। अब इन जो साहित्य के नाम हैं इसको भी बहुत बार पूछा जाता है
कि कौन सा साहित्य किस धर्म से संबंधित है। जैसे त्रिपिटक को पूछा जाता है, महावंश को पूछा जाता है, बुद्ध चरित्र को पूछा जाता है, वैसे ही भगवती सूत्र को पूछा जाता है, आगम को पूछा जाता है, बहुत सारे पूछा जाता है। तो ये एक बार दिमाग में आपको रखना है कि कौन सा साहित्य या कौन सा जो बुक है किस धर्म से संबंधित है या किस धर्म का साहित्य है। आगे जब हम हर टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपको याद करने का भी टेंशन नहीं रहेगा, आप आराम से उन चीज़ों को याद कर लेंगे, क्योंकि हर टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी क्या करें, हम इतिहास की एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इतिहास का, तो इसके कारण हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद ना हो, लेकिन वीडियो में बने रहें, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। उसमें किसी प्रकार का दिमाग लगाने वाला कार्य नहीं है, आपको एक्स्ट्रा समय नहीं देना पड़ेगा, बस आप वीडियो में लगे रहें। दूसरा हम देखेंगे धर्मेत्तर साहित्य। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि धर्मेत्तर साहित्य क्या होता है, किसी धर्म से संबंधित नहीं होता। ये क्या होता है, किसी धर्म से संबंधित नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए कौटिल्य, या फिर हम इन्हीं को बोलते हैं चाणक्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र जो था वो किसी धर्म से संबंधित नहीं था। ये एक प्रकार से शासन चलाने का क्या था, इसमें तरीका बताया गया था, या समाज में जो एक राजा को किस प्रकार का कार्य करना चाहिए उसको बताया गया था। राजनीति बोल सकते हैं, उस समय की राजनीति की किताब थी। उसके बाद हम देखेंगे अष्टाध्यायी, जो पाणिनि ने लिखा है। हर्षचरित्र, जो वाणभट्ट द्वारा रचित है। ये क्या है, किसी प्रकार से धर्म से संबंधित नहीं है, ये अलग अलग विषय से संबंधित है, किसी धर्म से संबंधित नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे साहित्य के तीसरा स्रोत। साहित्य का तीसरा जो स्रोत है वो क्या है, विदेशी विवरण। अब विदेशी विवरण विवरण के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है कि विदेशी विवरण क्या होता है, कि कोई विदेशी व्यापारी हो गया, विदेशी राजदूत हो गया, या विदेशी विद्वान हो गया, जो भारत आते हैं और भारत के बारे में कुछ जानकारी लिखते हैं, अपनी भाषा में लिखते हैं, जो हम बोलते हैं बाद में विदेशी विवरण। विदेशी विवरण से भी हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। देखेंगे भारत के संबंध में जो प्रमुख विदेशी विवरण है वो है यूनानी, चीनी, तिब्बती और अरबी यात्राओं के द्वारा लिखे गए उनके यात्रा वृत्तांत। मतलब बोल सकते हैं एक बार वो क्या करते हैं, भारत आते हैं, भारत ट्रैवल करते हैं और उससे संबंधित एक डायरी लिखते हैं या एक बुक लिखते हैं कि भारत में ये सारी चीजें हैं। तो यूनानी, चीनी, तिब्बती और अरबी यात्री ये भारत आए थे। अब देखेंगे यूनानी लेखकों के बारे में। यूनानी लेखकों में प्रमुख हेरोडोट्स की कृति हिस्टोरिका। अब हिस्टोरिका जो है ये बहुत बार पूछा गया है कि हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखी गई है, हेरोडोट्स की पुस्तक का क्या नाम है, ऐसे करके अलग अलग सरकारी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, हेरोडोट्स की पुस्तक है हिस्टोरिका। दूसरा है इंडिका, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। इसको भी बहुत बार पूछा गया है कि इंडिका किसकी पुस्तक है, किसने लिखा है, तो आप दोनों को याद रखेंगे, पहला क्या हिस्टोरिका और दूसरा इंडिका। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, कहीं पास बुक होगी आपके पास तो हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, लेकिन आपको ये याद रखना है, हिस्टोरिका हेरोडोट्स द्वारा और इंडिका मेगास्थनीज द्वारा। उसके बाद जियोग्राफी की जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है, टालमी ने। जियोग्राफी की पुस्तक लिखी है टालमी ने। फिर नेचुरल हिस्टोरिका, अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, हिस्टोरिका लिखी है किसने, हेरोडोट्स ने, और नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है प्लिनी ने। ठीक, अब इतना क्या हो गया, यूनानी लेखकों द्वारा लिखा गया था। फिर दूसरा देखेंगे हम चीनी तथा तिब्बती लेखकों द्वारा। चीनी तथा तिब्बती लेखकों में जो दो प्रमुख विद्वान महत्वपूर्ण है, जब जो दो आए थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, एक क्या फाहयान और दूसरा हेनसांग। फाहयान ने क्या लिखा था, फू क्यो की, फू क्यो की फाहयान ने लिखा था। अब मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है फूफा की, ऐसा टाइप का मैं इसको पढ़ता हूँ याद करने के लिए। आप भी चाहें तो थोड़ा सा कॉमेडी वे दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। फाहयान ने क्या लिखा था, फूफा की, फूफा की, फू क्यो की, जैसे भी आप याद करेंगे। क्या लिखा था फाहिया ने, फू क्यो की, दोनों फा से है, याद करने में उतनी कठिनाई नहीं है। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, हेनसांग।
हेन सांग का जो यात्रा विवरण है सी यू की, ये इतिहास से बहुत फेमस है, तो इसको भी याद रखेंगे। सी यू की, हेन सांग ने क्या लिखा था, सी यू की। और अगर आप छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, हेन सांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में छत्तीसगढ़ को क्या कहा था, किया सुलो। क्या कहा था, किया सुलो। इसको हमने छत्तीसगढ़ का जो इतिहास सीरीज है उसमें भी कवर किया है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो छत्तीसगढ़ का इतिहास सीरीज है उसको जरूर देखें। चलिए आगे हम देखते हैं तिब्बती साहित्य। अभी तो तिब्बत क्या है, चाइना का हिस्सा बन गया है, लेकिन तिब्बती साहित्य में जब हम पहले देखेंगे तो उस टाइम पे तिब्बत अलग एरिया था। तो तिब्बती साहित्य में तारानाथ, जो तारानाथ थे, उन्होंने लिखा था कंग्यूर तंग्यूर। तारानाथ का क्या था, कंग्यूर तंग्यूर। अब तारा से ही याद कर लीजिए, तारानाथ, तारानाथ और तंग्यूर, और साथ में जोड़ दीजिए कंग्यूर। तो इस तरह से ट्रिक लगा के याद किया सकता है, उतना कठिन नहीं होगा। आप एक दो बार जब पढ़ लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा तारानाथ का कंग्यूर तंग्यूर। और नहीं तो जब ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल आपको याद आ जाएगा कि तारानाथ ने क्या लिखा था, कंग्यूर तंग्यूर। ठीक है, आगे देखते हैं। अरबी लेखक या अरबी यात्री। अब अरबी यात्रियों में सबसे फेमस जो थे क्या थे, अल बरूनी। इनके बारे में पूछा भी जाता है कि अल बरूनी की कौन सी पुस्तक है, या अल बरूनी ने कौन सा साहित्य लिखा था। तो अल बरूनी की तहकीक हिंद, अल बरूनी की पुस्तक तहकीक हिंद, या जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं क्या, भारत की खोज। अल बरूनी ने लिखा था तहकीक हिंद, जिसका हिंदी में मतलब होता है भारत की खोज। ये भी डाटा आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम वही चीजें कवर कर रहे हैं जो बार बार रिपीटेड है और बार बार अलग अलग पेपर में पूछा जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे इतिहास। देखिए, इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। उसमें से सबसे पहला क्या है, प्राक इतिहास। सबसे पहला क्या है, प्राक इतिहास। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूं कि प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल होता क्या है। प्राक इतिहास को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल होता क्या है। तो प्राक ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें मानव न पढ़ना जानता है न लिखना जानता है, मतलब भाषा का ज्ञान इसको है ही नहीं। मनुष्य कैसा है, पशुओं के समान है, ना उसको लैंग्वेज पता है, ना उसको लिखने का आइडिया है कि कैसे लिखा जाता है। मतलब इस टाइम पे लैंग्वेज का आविष्कार नहीं हुआ था, भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था। इसको हम बोलते हैं प्राक इतिहास। उसके बाद हम देखेंगे क्या, आद्य इतिहास। आद्य इतिहास क्या होता है कि आप ये समझ सकते हैं कि इस समय यह आधा इतिहास है। आद्य मतलब क्या, आधा। इस टाइम पे इंसान पढ़ना लिखना सीख गया था, वो लैंग्वेज सीख गया था, लिखना भी आता था, बोलना भी आता था उनको, लेकिन उनके लैंग्वेज को हम नहीं समझ सकते अभी तक। उदाहरण के लिए क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता में जो भाषा का प्रयोग होता था, वो भाषा को हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि उस समय पे कौन सी भाषा का प्रयोग होता था। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल जब लैंग्वेज का विस्तार नहीं हुआ था, भाषा का विस्तार नहीं हुआ था, इंसानों को बोलना नहीं आता था, ना ही लिखना आता था। आद्य ऐतिहासिक काल वह समय जब इंसान लिखना बोलना तो जानता था, लेकिन उनके लैंग्वेज को हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि वो कौन सा लैंग्वेज था। फिर उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, मतलब वह क्रमबद्ध इतिहास जिस समय से इंसान ने जो लिखा जो बोला उसको हम वर्तमान में समझ सकते हैं। तो चलिए टॉपिक में वापस आते हैं और चलिए अब देखते हैं प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राक ऐतिहासिक काल में एक आता है पाषाण काल, और पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में आप एक बात याद रखेंगे, सबसे पहले क्या, रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक व्यक्ति ने 1863 में, रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक व्यक्ति ने 1863 में पल्लावरम से पूरा पाषाणकालीन कलाकृतियों की खोज की थी। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है व्यक्ति, क्योंकि इसने सबसे पहले बार क्या किया था, पूरा पाषाण
काल की जो कलाकृति थी उसकी खोज की थी, मतलब उस टाइम के जो अवशेष थे उसकी खोज की थी। इतिहासकार रहे होंगे रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ये नाम याद रखने हैं, बहुत बार पूछा गया है और अलग अलग जगह पर पूछा गया है। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में पल्लावरम में पूरा पाषाणकालीन कलाकृति की खोज की थी। पूरा पाषाण काल में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था? आखेट। आखेट था। अब आखेट होता है, आखेट मतलब होता है भाई शिकार करना। तो इस टाइम पे व्यक्ति क्या करते थे? आखेट करते थे, शिकार करते थे, जानवरों को मार के खाते थे। मतलब जंगली टाइप का व्यक्ति था इस टाइम का व्यक्ति। आदि मानव समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं आदि मानव कैसा होगा? जंगली होगा जो शिकार करके अपना पेट भरेगा। आजीविका मतलब जीवन भरण का, अपने अपना खाना इकट्ठा करने का इनका जो मुख्य स्रोत था वो क्या था? आखेट था। अपने जीवन चलाने का मुख्य स्रोत क्या था? आखेट। मतलब इस टाइप का व्यक्ति क्या करता था? आखेट करता था, शिकार करता था, जानवरों को मार के खाता था। ठीक, दो चीजें याद रखनी है आपको पूरा पाषाण काल में। एक तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने पहली बार खोज की थी 1863 में, कहा? पल्लावरम में। और दूसरा क्या है कि इस टाइम पे व्यक्ति क्या करता था? आखेट करता था। इस समय का मानव क्या था? खाद्य संग्राहक था। तो इस टाइम के व्यक्ति को क्या करना था? सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब था, इसको और किसी चीज से मतलब नहीं था। खाना इकट्ठा करना इसका मेन काम था, क्योंकि इसको क्या करना है? इसको ना पढ़ाई करना है, ना कॉलेज जाना है, ना इसको व्यापम निकालना है, ना पीएससी निकालना है, ना शिक्षक भर्ती निकालना है। तो इसको किसी प्रकार का काम तो है ही नहीं, इसको क्या करना है? सिर्फ खाना पीना और सोना है। तो सिर्फ खाना इकट्ठा करना इसका मेन काम था। भीमबेटका। भीमबेटका जो कि कहाँ है? भोपाल के समीप मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका से अनेक प्रागैतिहासिक कालीन चित्रित गुफाएं तथा शिलाचित्र प्राप्त हुए। मतलब इस टाइम का सबसे मेन जगह क्या था? भीमबेटका था। इस टाइम का सबसे जो मेन स्थान था वो क्या था? भीमबेटका। देखिए जहां जहां बस मैंने अंडरलाइन किया है, सिर्फ आप उतना को ही अगर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, कहीं नोट कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पूरा पाषाण काल का व्यक्ति कैसा था? शिकार करता था, खाना इकट्ठा करता था, बस इतना ही याद रखना है आपको। और इस टाइम का मेन जो स्थान था वो क्या था? भीमबेटका। अब जो देखेंगे एक क्या है? संस्कृति हुई थी, सोहन संस्कृति का संबंध इसी से था। एक टाइप की संस्कृति थी, जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता है जो बहुत फेमस है, उसी टाइप से एक सोहन संस्कृति भी थी, इसका संबंध इसी से था। दूसरा हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। क्या मध्य पाषाण काल का ही दूसरा नाम क्या है? संक्रमण काल। अब देखिए इस समय पे क्या हुआ? व्यक्ति जो इंसान था वो थोड़ा मैच्योर होना चालू हो गया, उसके पास थोड़ा दिमाग आना चालू हो गया कि इतना बड़ा जानवर को मारने के लिए इतने बड़े पत्थर की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे क्या हुआ? औजार बनाना चालू कर दिया और औजारों में थोड़ा सुधार करना चालू कर दिया। औजारों को बेहतर बनाना चालू कर दिया और छोटा बनाना चालू कर दिया। जैसे चाकू बनाना चालू किया, टंगिया बनाया, कुल्हाड़ी बनाया। तो विभिन्न प्रकार के क्या किया? थोड़ा दिमाग लगा के सही कार्य करना चालू कर दिया। इसके पहले क्या था? पूरा जंगली था। अभी क्या किया? थोड़ा सा दिमाग आना चालू हो गया उसके पास और औजारों का निर्माण चालू कर दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या? मध्य पाषाण काल में सबसे पहला जो पालतू जानवर था वो क्या था? कुत्ता। सबसे पहले उसने क्या किया? कुत्ते को पाला। इस टाइम पे जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण में मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि जानवरों को पालना शुरू कर दिया और सबसे पहला जानवर क्या था? कुत्ता। फिर हम देख रहे हैं क्या? मध्य पाषाण कालीन स्थल बागौर। बागौर कहाँ है? राजस्थान में। तथा आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ से क्या हुआ? पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब सबसे पहला जो साक्ष्य, सबसे पुराना साक्ष्य है, यहीं से प्राप्त हुआ है। तो फिर से देख लीजिए, जहां जहां मैं देख लीजिए आप, जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है वो जगह क्या है? इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उतना कोई आप नोट कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। क्या मध्य पाषाण काल को ही क्या बोलते हैं? संक्रमण काल। पहला फैक्ट। दूसरा, इस टाइम पे क्या हुआ? औजारों को छोटा करना चालू कर दिया उस टाइप का इंसान, और औजारों में क्या किया? सुधार करना चालू कर दिए। फिर दूसरा, उसके बाद क्या है? कुत्ता। इस टाइम पे
जानवरों को पालना चालू कर दिया, पालतू जानवरों को पालना चालू कर दिए। और सबसे पहला जो जानवर था वो क्या था? कुत्ता था। इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। उसके बाद देख लेंगे दो स्थान। पहला क्या? राजस्थान का बागौर और दूसरा मध्य प्रदेश का आदमगढ़। तो ये दोनों क्या थे? पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। फिर देखेंगे हम तीसरा, नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल जो था, इसमें क्या हुआ? इंसान और डेवलप होना चालू कर दिया, इसके पास और भी दिमाग आना चालू हो गया, तो कुछ नए खोज करेगा। इसमें इस टाइप का व्यक्ति क्या था? तो आविष्कारक था, नए नए आविष्कार करेगा व्यक्ति यहाँ। देखेंगे पहला क्या है? चाक। चाक आप समझते हैं, जो कुम्हार जिस पहिए को घुमा के अलग अलग क्या करता है? घड़ा बनाता है, दिया बनाता है, आकृति बनाता है, अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाता है। अगर आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो कुम्हार का जो चाक होता है, एक पहिया चक्कर के जैसा होता है, जिसको घुमा के कुम्हार क्या करता है? उसमें अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के अलग अलग चीजें बनाते हैं, उसको बोलते हैं चाक। तो चाक का आविष्कार किया था इंसान ने इसी टाइम पे। फिर दूसरा क्या? पहिए का आविष्कार किया। तथा तीसरा, आग का प्रचलन इसी काल में शुरू हुआ था। मतलब आग का सही तरीके से उपयोग इसी काल में शुरू हुआ। आग में खाना पका के खाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम क्या? कृषि तथा स्थायी निवास। अब इंसान ने क्या किया इस टाइम पे? शिकार से अपने क्या किया पूरा, जो पहले क्या कि इंसान क्या था? पूरा शिकार पे डिपेंड था। शिकार करेगा तभी उसको खाने के लिए मिलेगा, किसी को मार के खाएगा तभी खाएगा। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ? नवपाषाण काल में कृषि पे उसने समय दिया, कृषि करना शुरू कर दिया। अब कोई व्यक्ति कृषि करेगा तो उसको रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि भाई फसल को बोएगा, फसल को काटेगा, उस पर बीच में अगर कुछ खातू पानी दवाई अगर देना पड़ेगा उसको, तो उसके लिए भी उसको समय देना पड़ेगा, तो एक जगह रुकना भी पड़ेगा। तो जब इंसान ने कृषि करना शुरू किया तो उसका एक जगह पे रुकना भी हुआ, तो स्थायी निवास भी इस समय पे प्रारंभ हो गया। अब फिर से देख लेते हैं जहां जहां पास मैंने अंडरलाइन किया है। पहला, इस काल में क्या हुआ? चाक का आविष्कार हुआ। दूसरा, पहिए का आविष्कार हुआ। तीसरा, आग का उपयोग बढ़ गया, आग का उपयोग करना शुरू कर दिया इंसान ने। फिर इस समय पे क्या? कृषि और स्थायी निवास प्रारंभ हो गया। कृषि और स्थायी निवास के सर्वप्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल से ही मिले हैं, वही फैक्ट है। देखिए, अब इस काल में क्या हुआ था कि कृषि का शुरुआत हो गया था, इसलिए इस काल को कृषि क्रांति का भी काल कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको पाषाण काल पूरा समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल। देखिए, इसके पहले जो देखा था, देखे थे क्या था? पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर। तो इसके पहले का जो टाइम था वो क्या था? पत्थरों का युग था। पाषाण मतलब पत्थर, तो इसके पहले का जो युग था पाषाण काल था, या पत्थरों का युग था। अब हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण क्या होता है? ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर। तो इस टाइम में क्या होगा कि तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग होगा। देखेंगे, अब इसको भी हम लोग ने क्या किया है? पहले से बुलेट में बना दिया है, और जहां जहां पास रेड है सिर्फ उतना को भी पढ़ेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्या? सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु क्या थी? तांबा थी। इस काल में क्या हुआ था? पत्थर का भी प्रयोग होता था और तांबे का भी। तो सब पत्थर तो धातु नहीं है, धातु क्या है? तांबा। तो सबसे पहला जो धातु जो इंसान ने प्रयोग किया था वो क्या था? तांबा। इसको याद रखना है, पूछा गया है कई बार। फिर उसके बाद देखेंगे ताम्रपाषाण युग में तांबा तथा पत्थर दोनों का प्रयोग साथ साथ होता था। देखिए, नाम से स्पष्ट है क्या? ताम्रपाषाण। तो तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग होगा ताम्रपाषाण में। ठीक। आहड़ सबसे प्रमुख ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति थी। देखिए, जो आहड़ संस्कृति थी, इस टाइम पे एक संस्कृति का जन्म हुआ। क्या? आहड़। उसको उसका नाम है क्या? आहड़। आहड़ इस टाइम की सबसे प्रमुख संस्कृति थी। और आहड़ का संबंध किससे है? तो ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति से है। आहड़ कैसे संस्कृति थी? ताम्रपाषाण कालिक। अब इस आहड़ का ही दूसरा नाम क्या है? ताम्रवती। आहड़ को ही हम क्या बोलते हैं? ताम्रवती। उसके बाद हम देखेंगे
इनाम गांव और जोरवे। इनाम गांव और जोरवे इस टाइम की सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन क्या थी, बस्ती थी, इलाका था ये। ठीक। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, इसी टाइम पे क्या हुआ था, चित्रित मृद भांडों का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। अब मृद भांड मतलब क्या होता है, मिट्टी का बर्तन। किसी मिट्टी, जैसे कि कुम्हार बनाता है घड़ा, अब इस घड़े में क्या करता है कुम्हार, इस घड़े में कोई डिजाइन बना दिया, कोई चित्र बना दिया इसमें। इसी टाइप का उस टाइम पे भी क्या प्रचलन था। जैसे एक घड़ा है, इसमें क्या किया, कुछ अलग अलग टाइप का डिजाइन बना दिया। तो इस टाइप की चीजें उस टाइम पे मिलती थी और इस टाइप का प्रयोग सबसे पहले इसी समय पे हुआ था। मतलब उस टाइम से जो चीज चल रहा है, मिट्टी के बर्तन पे डिजाइन बनाना, मिट्टी के बर्तन पे चित्र बनाना, वो अभी भी हम देखने को मिलता है, हमें हम देख सकते हैं अभी भी। तो चित्रित मृद भांडों का प्रयोग इसी टाइम पे प्रयोग स्टार्ट हुआ था। आगे हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल, जहां पर इंसान को पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता। दूसरा आधे ऐतिहासिक काल, जहां इंसान पढ़ना लिखना तो जानता है लेकिन हम उसको नहीं पढ़ सकते। उस वो जो इंसान लिख के गया है, क्या लिख के गया है हमको पता ही नहीं है, तो हम उसको नहीं पढ़ सकते। वह दूसरा, तो वही हम देखेंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत आता है, तो आधि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चीज क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम तिथि 2400 से 1700 ईसा पूर्व थी। अभी ईसा पूर्व क्या होता है, इसको भी अगर किसी को नहीं पता कि ईसा पूर्व क्या है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम क्या बोलते हैं, ईपू या ईसा पूर्व। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ईसा मसीह के जन्म से 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक थी। ठीक, ये बात उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी कि ईसा पूर्व क्या है। ईसा पूर्व क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम। ये डाटा भी याद रखेंगे आप। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम क्या था, 2400 से 1700 ईसा पूर्व। दूसरा फैक्ट क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, अब इसी का दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। क्या, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया जो शहर था वो क्या था, हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने किया था। क्या किया था, दयाराम साहनी जी ने सबसे पहले खोज किया था हड़प्पा शहर का। सबसे पहला शहर क्या था, हड़प्पा, और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ पर हम उन्हीं चीजों को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। जब अलग से हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही डिटेल चर्चा करेंगे तो उसके बारे में एक एक बारीकी और बहुत सारे फैक्ट जो सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, एक टाइप से ये वीडियो क्या है, मैराथन क्लास है। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर चल रहे हैं। जैसे एग्जाम से पहले आप क्विक बुक पढ़ते हैं, जो पुस्तक जल्दी से खत्म हो जाए और जिसमें सिर्फ काम की चीजें रहें, बस उसी प्रकार से ये हमारी वीडियो है जिसमें सिर्फ काम की चीजों को हम दे रहे हैं और बार बार जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन चीजों को दे रहे हैं। एकदम डिटेल से एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी हम अलग से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, और जल्द ही पढ़ेंगे अलग से सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो उसमें हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसको। अभी क्या कर रहे हैं कि हम इंपॉर्टेंट चीजों को ही देख रहे हैं। तो पहला शहर जो इंपॉर्टेंट था वो क्या था, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया शहर हड़प्पा। और इसी के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया शहर क्या था, हड़प्पा था। अब एक और व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, राखलदास बनर्जी। इनको भी थोड़ा क्या हुआ, चूल हुआ, तो इन्होंने एक नया शहर खोज दिया। पहले क्या लगा था कि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक शहर है, क्या, हड़प्पा। लेकिन राखलदास बनर्जी जी ने एक और शहर खोज के बताया कि सिर्फ हड़प्पा नहीं है, एक और शहर है, मोहनजोदड़ो। क्या नाम था उसका, मोहनजोदड़ो। तो सिर्फ एक शहर नहीं है, दूसरा शहर भी है, यह बताया था किसने, राखलदास बनर्जी ने, मोहनजोदड़ो को खोजकर। मोहनजोदड़ो का जो सही मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है वो क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है हिंदी में,
मृतकों का टीला। एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद 1921 में दयाराम साहनी जी ने खोजा। उसके बाद 1922 में राखालदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा। तीसरा फैक्टर हम देखेंगे, यह क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसके पहले हमने देखा था कौन सा काल, ताम्रपाषाण काल। उस टाइम पे क्या प्रयोग हुआ था, तांबा। और इस टाइम पे क्या प्रयोग होता था, कांसा। अब कांसा क्या है, तो कांसा एक प्रकार से मिश्र धातु है, दो अलग अलग प्रकार के धातुओं को मिलाकर बनता है क्या, कांसा। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब कांसे का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था इस टाइम पे। कांसा बनाना सीख गए थे इन लोग और कांसे का यूज करते थे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कश्मीर में मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक हुआ था। क्या थे प्रमुख शहर थे, चार प्रमुख शहर कौन कौन से थे, एक मांडा था, दूसरा दैमाबाद था, तीसरा सूतका गेंडोर और चौथा आलमगीरपुर। ये चारों शहर को याद रखना है क्योंकि कई बार इन चारों शहरों के बारे में पूछा जाता है। ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा शहर था, तो सबसे उत्तर में क्या था, मांडा शहर। उसके बाद दैमाबाद शहर था जो कि दक्षिण में था। फिर पश्चिम में क्या था, सूतका गेंडोर, और पश्चिमोत्तर में आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक हुआ था। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता था वो सिर्फ भारत तक फैला नहीं था, ये क्या था, पाकिस्तान में भी था और अफगानिस्तान तक भी फैला था। अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, मतलब बहुत बड़ा एरिया क्या था, इसमें आता था। इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, मतलब अगर किसी बात को बताना था तो अपने भावों को चित्रों के माध्यम से बताया जाता था। हालांकि हम उसको अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लैंग्वेज है उसको हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। चलिए आगे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे मुख्य आकर्षण था वो क्या था, नगर नियोजन। इनके नगर वर्तमान के जो हमारे अभी के जो शहर है उस टाइप के बसे हुए थे, मतलब रोड नाली सब सिस्टमेटिक था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य आकर्षण था वो क्या था, नगर नियोजन। इन लोग का नगर नियोजन बहुत बेस्ट था, सर्वोत्कृष्ट था। इस टाइम का जो शहर था वो क्या था, दो भागों में बटा था। सामान्यतः क्या था, दो भागों में विभाजित था, दो भागों में बटा हुआ था। एक था क्या, ऊंचा स्थल और एक निम्न स्थल। अब ऊंचा स्थल में क्या ये अनुमान लगाया जाता है कि जो रईस लोग थे उस टाइम पे, जो अमीर वर्ग थे, जो कुलीन वर्ग थे, वो क्या थे, ऊंचे शहरों में रहते थे, ऊंचे वाले पार्ट में रहते थे, ऊंचे वाले हिस्से में रहते थे। और जो कामगार है, मजदूर हैं, श्रमिक, किसान, वो सब किस में रहते थे, नीचे हिस्से में रहते थे। लेकिन जो धौलावीरा है, धौलावीरा क्या है, अपवाद है। जो गुजरात का धौलावीरा, गुजरात से जो शहर मिला है धौलावीरा, वहाँ एक अपवाद है। वहाँ क्या था, वहाँ तीन लेयर था, तीन स्तर था, ऊंचा, नीचा और नीचा, ऐसा टाइप से बना था वो। तो इसको याद रखेंगे, धौलावीरा क्या है, अपवाद है जहाँ त्रिस्तरीय था। बाकी सारे शहर क्या थे, दो स्तरीय थे या दो भागों में विभाजित थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता में नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। उस टाइम पे क्या था, ईंटा भट्ठा बनाना चालू कर दिए थे इन लोग। ईंटा भट्ठा में ईंटा बना के पका के उससे घर बनाते थे, जिससे घर क्या बनता था, मजबूत बनता था। एक अगला फैक्ट देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में विकास प्रणाली इनके नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में ये विकास नहीं है, निकास है। ठीक, निकास मतलब नाली। तो नाली जो लोग बनाए थे बहुत सिस्टमेटिक बनाए थे। नालियाँ कैसी होती थी, सड़क के किनारे किनारे ढकी हुई, जैसे कि अभी भी कहीं हम लोग शहर में जाते हैं, किसी गांव में चले जाओगे तो इतनी अच्छी नालियाँ नहीं मिलती थी। मतलब इतनी अच्छी नालियाँ आप देखने को नहीं मिलेगी आपको अभी, जहाँ पर ढंग से डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहाँ पर इतनी अच्छी नालियाँ नहीं मिलेंगी। लेकिन इस टाइम के लोग बहुत समझदार थे, क्या थे कि नालियाँ बन, ऐसा सड़क था, सड़क के किनारे किनारे नालियाँ बनाते थे और उसको बढ़िया से ढक के रखते थे ऐसे। तो
बहुत सही टाइप से सिस्टमेटिक इन लोग घर बनाते थे। तो जो निकास प्रणाली थी इनकी बहुत अच्छी थी। फिर हम लोग क्या देखेंगे, मुख्य सड़कें चौड़ी होती थी, मतलब जो मेन रोड रहता था हाईवे उस टाइम का, वो क्या होता था, बहुत चौड़ा चौड़ा बनाते थे, जो एक दूसरे को क्या होती थी, समकोण, मतलब 90 डिग्री पर काटती थी। जैसे अभी भी आप देखोगे सड़कें क्या होती है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, अच्छी सड़कें। आप चौक पे चले जाओगे तो इस टाइप से आपको चौक मिलता है बना हुआ। तो उस टाइम पे भी इस प्रकार के रोड मिलते थे, ऐसा कि कोई रोड आके ऐसे मिलेगा। इससे क्या होता था कि परिवहन या उनका यातायात बहुत अच्छा होता था। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों के बजाय गलियों की ओर खुलते थे। देखिए इन्होंने ये दिमाग भी बहुत जबरदस्त लगाया था। देखिए जो घर था उसका दरवाजा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था, कहाँ खुलता था, गलियों में। देखिए ये सड़क है और यहाँ से अगर हम घर का दरवाजा इधर खोल देंगे, यहाँ ये घर है, अगर इसका दरवाजा हम लोग यहाँ खोलते हैं तो क्या होगा, अगर मान लो कोई गाड़ी चल रहा है, कोई सामान जा रहा है, कोई भारी भरकम सामान लेके जा रहा है गाड़ी में, और कोई बच्चा अचानक से सामने निकल गया, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन लोग क्या करते थे, मेन रोड पे या मेन सड़क पे, मुख्य सड़क पे घरों के दरवाजे नहीं खोलते थे। घरों के दरवाजे किधर खोलते थे, पीछे साइड, गलियों की ओर, मतलब आराम से घर से निकल के जाया जा सके इस टाइप से। तो बहुत सिस्टमेटिक बनाते थे। अगर अभी आप देखेंगे तो लोग क्या करते हैं, मेन रोड पे अपना घर बना लेते हैं, और कोई बच्चा हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, धोखे से मोबाइल चलाते चलाते निकल गया और कोई गाड़ी आके उसको ठोक दिया। तो उस टाइम के व्यक्तियों के पास हमसे ज्यादा दिमाग था, ऐसा हम बोल सकते हैं इस मैटर में। इन लोग का दिमाग क्या था, बढ़िया था। ये लोग सिस्टमेटिक बनाते थे कि मुख्य सड़क की ओर दरवाजा ना बना के क्या करते थे, गलियों की ओर, पीछे की ओर दरवाजा बनाते थे। केवल लोथल था जो मुख्य सड़क की ओर इनके दरवाजे खुलते थे। देखिए लोथल की जब बात आई है तो लोथल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। लोथल क्या था, उस टाइम का बंदरगाह था, एक व्यापारिक शहर था। विदेश से व्यापारी यहाँ आते थे और व्यापार करते थे। समुद्र के किनारे बसा हुआ था लोथल। लोथल में क्या होता था कि ये उल्टा चलता था। लोथल में लोग क्या करते थे कि मुख्य दरवाजे की ओर दरवाजा खोलते थे, ये अपवाद था ना, बाकियों से अलग था। लेकिन प्रायः जो था उसमें यही था कि मुख्य सड़क की ओर दरवाजा नहीं खोलना है। लेकिन लोथल में क्या था कि मुख्य सड़क की ओर दरवाजा खोलते थे। मोहनजोदड़ो में एक वृहद स्नानागार की प्राप्ति हुई है। देखिए अभी के टाइम पे भी क्या होता है, तालाब उलाब हो गया है ना, उस टाइम का ये तालाब उलाब रहा होगा, स्नानागार स्विमिंग पूल रहा होगा। तो बहुत बड़ा क्या मिला है, स्विमिंग पूल मिला है। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल जहाँ लोग नहाते हैं। कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम हो गया, कुछ भी हो गया तो उसका प्रयोग होता था। क्या मिला है, वृहद स्नानागार। और ये जो डेटा है कि मोहनजोदड़ो एक वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है एक वृहद स्नानागार। और ये डेटा बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे सरकारी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखना है। मोहनजोदड़ो में एक वृहद स्नानागार की प्राप्ति हुई है। इसके मध्य में क्या था, एक स्नान कुंड था जिसकी लंबाई, देखिए डाटा दिया गया है, अगर आपको लगता है तो आप याद कर सकते हैं, नहीं लगता इंपॉर्टेंट तो मत कीजिए, लेकिन मैंने दे दिया है, क्या पता कहीं पूछ लिया जाए। तो कितना बड़ा था, एक अनुमान लगाने के लिए। जिसके मध्य में क्या था, एक स्नान कुंड था जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर था। जो बीच में इसका एक स्नान कुंड बनाया गया था उसका। मोहनजोदड़ो का अन्नागार संभवतः उस काल की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो में ही क्या मिला था, एक बड़ा सा अन्नागार मिला था। अब इतने सारे लोग रहेंगे और कहीं शहर में अकाल दुकाल कुछ हो गया तो उसके लिए एक जुगाड़ भी रखना पड़ेगा, अनाज को इकट्ठा भी रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बनाए थे, अन्नागार। अन्नागार मतलब अन्न रखने का कोठी बोल सकते हैं या फिर स्टोरेज बोल सकते हैं। उस टाइम पे क्या था, एक अन्नागार बनाया गया था। तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, एक वृहद स्नानागार और दूसरा अन्नागार। और अन्नागार क्या था, उस संभवतः मतलब पॉसिबल है कि उस टाइम का सबसे बड़ी इमारत क्या थी, यही थी, अन्नागार।
या जो है अनाज रखने का स्टोरेज। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि लोग बढ़िया सड़क के किनारे किनारे नाली बनाते थे, उसको ढक के रखते थे ताकि सड़क का पानी भी नालियों में चला जाए, घर का पानी भी नालियों से निकल जाता था। सड़कों के किनारे किनारे पक्की नालियों का विकास हुआ। देखिए बताया मैंने आपको कि नालियाँ कैसी थी, पक्की नालियाँ थी, सड़कों के किनारे थी तथा नालियाँ ढकी हुई थी और ढक के रखते थे ताकि बदबू उदबू ना आए। तो बढ़िया दिमाग लगा के इन लोग क्या किए थे, शहर को अपना बनाए थे। आगे हम देखेंगे आर्थिक स्थिति कि हड़प्पा काल या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक स्थिति कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति उन्नत थी, बढ़िया थी भाई, लोग ठीक ठाक पैसा वैसा कमाते थे। हड़प्पा सभ्यता में की क्या थी, आर्थिक स्थिति बढ़िया थी, उन्नत थी। व्यापार, कृषि तथा पशुपालन इनका मुख्य कार्य था। इन लोग क्या करते थे, बिजनेस करते थे, इन लोग खेती भी करते थे और इन लोग जानवरों को भी पालते थे। गेहूं और जौ, देखिए गेहूं और जौ यहाँ की प्रमुख फसल थी। और देखिए सबसे मेन मेन क्या है, एक तो गेहूं और दूसरा जौ, इनकी मेन फसल थी। सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय इसी सभ्यता को जाता है। देखिए जो हम कपड़ा पहनते हैं रुई से बनता है, तो कपास मतलब क्या होता है, रुई। तो उस टाइम पे रुई का प्रचलन रहा होगा और सबसे पहले ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सबसे पहले जो रुई को उगाना चालू किए इन्हीं लोग उगाना चालू किए। रुई की खेती किन्होंने की, इन्होंने ही। कपास की खेती का सबसे पहला श्रेय इन्हीं को आता है कि इन्होंने ही सबसे पहले क्या कपास उगाना प्रारंभ किया होगा। तो उसके बाद देखते हैं गेहूं, जौ, राई, मटर, सरसों, बाजरा, चावल आदि इनकी क्या थी, प्रमुख फसलें थी। गेहूं, जौ इन लोग लगाते थे, इसके अलावा भी ये सारी चीजें इन लोग लगाते थे, उगाते थे। ये टॉपिक को याद रखेंगे, कपास वाला जो मैंने बताया इसको याद रखेंगे। सबसे पहले कपास इन्होंने ही उगाना चालू किया था। फिर उसके बाद देखते हैं लोथल से फारस की मुद्रा या मुहर प्राप्त हुई है। ये फारस से क्या मिला है, एक मुहर मिला है जो कहाँ का था, फारस से। अब इससे ये समझ में आता है, ये सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे या सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कहाँ से था, फारस से। फारस के व्यापारी, विदेशी व्यापारी यहाँ आते थे, यहाँ से कुछ खरीदते थे और उसके बदले यहाँ क्या दे के गए हैं, मुहर या सिक्का। मतलब बिजनेस होता था, विदेश व्यापार इनका होता था। कालीबंग एक जगह था, वहां से क्या मिला है, बेलनाकार मुहर मिला है। बेलनाकार आप समझ सकते हैं, सिलेंडर के टाइप का ऐसा कुछ रहा होगा। इस टाइप का क्या मिला है, स्टैंप मिला है या मुहर मिला है, इस टाइप का मुहर मिला है, बेलनाकार मुहर मिला है। तो इतना ही फैक्ट याद रखना है आर्थिक स्थिति में। आगे हम देखेंगे सामाजिक व धार्मिक स्थिति। समाज को व्यवसाय के आधार पर विद्वान, पुरोहित, व्यापारी और श्रमिक तीन टाइप से बांटा गया था। क्या क्या, तो सबसे पहले क्या था, विद्वान वर्ग या पुरोहित वर्ग जिनका कार्य क्या था, पूजा पाठ कराना। फिर दूसरा क्या था, व्यापारी जो बिजनेस करते थे। और तीसरा श्रमिक या शिल्पकार जो श्रम करते थे या कुछ बनाने का कार्य करते थे। फिर दूसरा देखेंगे, यह सभ्यता क्या थी, शांति प्रिय थी। मतलब युद्ध वगैरह के ज्यादा अवशेष नहीं मिले हैं, इन लोग लड़ाई झगड़ा में इनका ध्यान नहीं रहता था। ये लोग क्या थे, शांति प्रिय लोग थे। पुरुष तथा महिला दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। मतलब इस टाइम के जो लड़के भी थे ना, वो भी क्या थे, बीटीएस वाले थे। मतलब महिलाएं तो श्रृंगार करती ही थी, पुरुष भी श्रृंगार करते थे। मतलब भैया फुल ऑफ बीटीएस, बीटीएस वाले लड़के थे इस टाइम के भी लड़के। अभी के लड़के कहाँ श्रृंगार करते हैं, उस टाइम के लड़के क्या थे, आभूषण आभूषण भी पहनते थे, श्रृंगार भी करते थे। तो भाई किसी को बुरा ना लगे, मैं सिर्फ कॉमेडी वे में बोल देता हूँ कुछ चीज़ें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें आपको याद कराने के लिए बोली जाती है, ताकि पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट भी बना रहे, आपको चीज़ें याद भी हो जाए। अगर कोई बीटीएस आर्मी वाली लड़की देख रही होगी वीडियो को तो बुरा ना माने। चलिए फैक्ट पे आते हैं
क्या था कि इस टाइम के जो लोग थे वो क्या करते थे, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते पहनते थे, गहना पहनते थे। शवों का अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। जो जो अगर कोई व्यक्ति निपट जाता था, मर जाता था, खत्म हो जाता था, तो उसका जो अंत्येष्टि सरकार संस्कार था या अंतिम संस्कार था, वो 3 टाइप से किया जाता था। कैसे? पहले पूर्ण समाधि, मतलब या तो उसको पूर्ण समाधि दिया जाता था, दूसरा आंशिक समाधि, या तो उसको आंशिक समाधि दिया जाता था, और तीसरा क्या था, दाह संस्कार, या तो उसके शरीर को क्या किया जाता था, जला दिया जाता था। ठीक, पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह संस्कार, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रकार के जो सब लोग थे या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। जैसे भूमि देवी, जल देवता, ऐसे टाइप से हम उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे जल की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे आदि। इस प्रकार के लोग क्या थे, प्रकृति के बहुत करीब थे और प्रकृति की ही पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, पशुपति की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं, पशुपति भगवान के पूजा के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का विशेष महत्व है। अब इन लोग एक देवी मानते थे, मातृ देवी, उसकी पूजा करते थे, तो इसके पूजा का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो में नृत्यांगना की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है। नृत्यांगना मतलब एक नाचती हुई लड़की की कांस्य की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। एक लड़की की मूर्ति मिली है जो नाचते हुए मुद्रा में है। एक नृत्यांगना या डांसर की क्या मिली है, स्टैचू मिली है, ऐसा बोल सकते हैं, डांसर स्टैचू मिली है जो कि कांस्य की है। इस टाइम पे क्या हुआ था, मुहरों और मृद भांडों का पर्याप्त विकास हुआ था। मुहर आप समझ गए, स्टैम्प, सील ठप्पा ठोकने वाला, और दूसरा क्या है, मृद भांड, मतलब मिट्टी के बर्तनों का क्या हुआ था, पर्याप्त विकास हुआ था। चलिए अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में बस हमको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, वैदिक सभ्यता। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इतिहास के 3 पार्ट हैं। पहला क्या, प्राग ऐतिहासिक, फिर आद्य ऐतिहासिक, और उसके बाद ऐतिहासिक। तो वैदिक सभ्यता में क्या हुआ था, लैंग्वेज का आविष्कार हो गया था, भाषा का आविष्कार हो गया था, और इस टाइम की भाषा को हम समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। संस्कृत थी इस टाइम की भाषा, इस टाइम की भाषा को हम पढ़ और समझ भी सकते हैं। तो इसको हम, अब यहाँ से चालू होता है क्या, ऐतिहासिक का। सिंधु घाटी की भाषा को हम नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते, भाषा थी उस टाइम पे लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, तो उसको हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, या और सरल समझो, शब्दों में समझाऊं तो आधा इतिहास। लेकिन मेन जो इतिहास जो समझने लायक है वो कहाँ से है, वैदिक काल से, या वैदिक संस्कृति से, वैदिक सभ्यता से। तो इसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक इतिहास। वैदिक सभ्यता का काल। वैदिक संस्कृति या सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पहला क्या, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब क्यों बांटा गया है, बांटा इसके नाम से गया है क्योंकि दोनों टाइम पे बहुत सारी चीजें अलग अलग हो गई, डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंस आ गए दोनों काल में। ऋग वैदिक काल में चीजें बहुत अलग थी और उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी चीजें क्या हो गई, बदल गई, परिवर्तित हो गई। दूसरा फैक्ट हमको देखना है कि वैदिक काल या संस्कृति या सभ्यता को, वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता को आर्यन सभ्यता या आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वैदिक सभ्यता आर्यों ने ही प्रारंभ की थी, आर्यों के माध्यम से भारत में इस सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ था। तो इनको आर्यों की सभ्यता या आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। देखेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक था। ईस्वी पूर्व का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का। ईसा मसीह के जन्म से 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ये टाइम था ऋग्वैदिक काल।
अब ऋग्वैदिक काल के बारे में मुख्य बातें जो हम देखेंगे। आर्यों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही क्या हुआ है, इस काल का नाम पड़ा है ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वेद क्या है? वैदिक काल का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और आर्यों के इतिहास या आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। दूसरा फैक्ट क्या है? आर्यों का भारत में प्रारंभिक विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश तक था। देखिए, आर्य जो आए थे भारत, तो सबसे पहले उनके जो प्रारंभिक विस्तार था, स्टार्टिंग में उन लोग कौन से एरिया तक आए थे? सप्त सिंधु। अब सप्त सिंधु आपको इस शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा, इस सप्त सिंधु है क्या? तो भाई सिंधु ये है, सिंधु है। तो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसको कहा जाता था सप्त सिंधु प्रदेश। तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले अपना विकास किया था। अब सप्त सिंधु प्रदेश में वर्तमान का भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों आते थे। मतलब जब जब आर्य भारत आए तो वो क्या किए? सबसे पहले सिंधु घाटी के आसपास के क्षेत्रों में क्या किया? उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया और निवास किया। और वो क्षेत्र क्या था? भारत का कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक क्या था? वो सबसे पहले आए थे, वहां तक फैले हुए थे। फिर देखेंगे अगला फैक्ट। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को मुजवंत कहा गया है। क्या कहा गया है? मुजवंत। हिमालय की चोटी को क्या कहा गया? मुजवंत। समाज का स्वरूप क्या था? पितृसत्तात्मक था तथा सामाजिक संगठन का आधार गोत्र था। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आप किसके लड़के हो, तो आप क्या बताएंगे? अपने पिताजी का नाम बताएंगे कि मैं इनका लड़का हूं। तो यही क्या होता है? पितृसत्तात्मक। मतलब पुरुषों का, पुरुष प्रधान समाज था ये। और जो पिता की संपत्ति में भी क्या था? पुरुषों का हक सबसे पहले था, पुरुषों का हिस्सा सबसे पहले था। एक बात और याद रखेंगे कि ऋग वैदिक काल क्या था? पितृसत्तात्मक। और इसके पहले हमने जो देखा सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये मातृसत्तात्मक थी। इसमें क्या था? महिलाओं का महत्व ज्यादा था। जबकि वैदिक सभ्यता में पुरुषों का महत्व ज्यादा था, या पुरुषों को ज्यादा प्रधानता दी जाती थी। तो पितृसत्तात्मक समाज था ये, तथा सामाजिक संगठन का आधार क्या था? गोत्र था। अब जैसे किसी को गोत्र नहीं पता तो मैं ये बताया समझाया था आपको। गोत्र क्या होता है कि एक घराना या ऐसे लोग जिनके पूर्वज एक ही थे, उनको क्या बोलते हैं? एक प्रकार के गोत्र के लोग बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर किसी का गोत्र कश्यप है और कोई दूसरे व्यक्ति का भी गोत्र क्या है? कश्यप है, तो उनके पूर्वज क्या रहे होंगे? कश्यप रहे होंगे, कश्यप ऋषि रहे होंगे। तो गोत्र यही होता है, किसी ऋषि के नाम पर वो वंश आगे चलता है, तो आप उस ऋषि की संतान है ये माना जाता है। तो ये होता है गोत्र। कोई बहुत पुराना कोई पूर्वज या कोई ऋषि, उसके नाम पर गोत्र आगे बढ़ता है, जब उस गोत्र को कहा जाता है। ये क्या था? सामाजिक संगठन का आधार क्या था? गोत्र था। समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। मतलब उस टाइम का समाज क्या था कि एक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे लोग, दादा, बेटा, उसका पोता, बहू, मतलब बहुत सारे परिवार के सदस्य एक साथ रहते थे। तो उसके बाद देखेंगे क्या? बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या? बाल विवाह का प्रचलन नहीं था उस टाइम पे। क्योंकि बाल विवाह का जो प्रचलन प्रारंभ हुआ है वो मध्यकाल से हुआ है। जब मुगलों का आक्रमण होता है या मुगल जब भारत में आते हैं, उस टाइम से देखा जाता है कि बाल विवाह का प्रचलन बढ़ता है। उसके पहले वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। आगे हम देखेंगे ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन है। ऋग्वेद के क्या? ऋग्वेद में क्या है? बहुत सारे मंडल के बारे में लिखा गया है, मतलब अध्याय बोल सकते हैं। अलग अलग अध्याय को अलग अलग मंडल कहा गया है। ये
ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन है। ऋग्वेद में क्या है कि 10वां मंडल, ऋग्वेद में क्या है 10वें चैप्टर में या 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। इस समय जाति की व्यवस्था की कठोरता स्थापित नहीं हुई थी। मतलब अगर कोई व्यक्ति इस टाइम पे किसी जाति का है तो वो कर्म से जाति का होता था, ना कि किसी इस कारण से वो उस जाति का होता था कि आपने इस जाति में जन्म लिया है तो आप यही कार्य करेंगे। ये इस पर बाध्यता नहीं थी कि जाति व्यवस्था कैसी थी, जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी। आप जो कार्य करेंगे आपकी जाति वही कहलाएगी। अगर आप किसी वैश्य कुल में जन्म लेते हैं और आप किसी क्षत्रिय वाला कार्य कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय ही कहलाएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। इस टाइम पे जाति व्यवस्था क्या थी, जन्म आधारित ना होकर क्या थी, इस टाइम की जाति व्यवस्था कर्म आधारित थी। व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी जाति को बदल सकता था, जाति व्यवस्था में कठोरता नहीं थी। उसके बाद हम देख रहे हैं समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। इस टाइम पे भी क्या थे, दास प्रथा का प्रचलन था। अगर आप देखेंगे कोई, अगर आप पौराणिक सीरियल वगैरह देखते होंगे तो इस टाइम पे भी महल में बहुत सारे दास होते थे कार्य करने के लिए। या महाभारत भी आप देखते होंगे तो दास दासी आसपास घूमते रहती थी राजा के। तो इस टाइम पे दास प्रथा का प्रचलन था। राजनीतिक रूप से कबीलाई स्वरूप का समाज था। मतलब इस टाइप का जो समाज था, अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो एक कबीले के जैसा समाज था। कबीला, अगर आप समझ देख रहे होंगे टीवी वगैरह में, आप कभी भी देखे होंगे, तो इनके जो राजनीतिक स्वरूप था वो कैसा था, कबीला ही था। कबीले के जैसा इनका राजनीतिक का स्वरूप था। आयोग की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। अब यहाँ ड्राइंग भी समझ सकते हैं, यहाँ जो दिया गया है, इनकी प्रशासनिक इकाई थी क्या थी, 5 भागों में बटी हुई थी। सबसे पहले क्या था कुल। अब कुल में क्या होते थे, जैसे एक परिवार है, एक जॉइंट फैमिली है, तो एक ही कुल के होंगे, उनके एक ही पूर्वज से वो डिवाइड हुए होंगे। तो सबसे पहले क्या होता था कुल, या बोल सकते हैं कि एक जॉइंट फैमिली, एक बड़ा परिवार। उसके ऊपर क्या होता था ग्राम, मतलब बहुत सारे कुल मिलके क्या बनते थे, ग्राम बनते थे, एक गांव बनता था। उसके ऊपर होता था विश, मतलब बहुत सारे गांव मिलके क्या बनता था, एक विश बनता था। और बहुत सारा विश मिलकर क्या बनता था, मतलब बहुत सारे विश एरिया या विश क्षेत्र मिलकर क्या बनता था, एक जन बनता था। और एक जन के ही प्रमुख को क्या बोला जाता था, राजन या राजा कहा जाता था। और बहुत सारे जन मिलकर क्या बनते थे, राष्ट्र बनता था, जैसे भारत राष्ट्र। देखते हैं ग्राम का प्रधान क्या होता था, ग्रामीण, ग्रामीणी कहते थे उसको। ग्राम के प्रधान को क्या कहते थे, ग्रामीणी। देखिए ये ग्राम है, इसके प्रधान को क्या बोलेंगे, ग्रामीणी। फिर दूसरा विश, विश के प्रधान को विशपति कहते थे। जो विश होता था उसके प्रधान को क्या बोलते थे, विशपति। उसके बाद जन के प्रधान को क्या कहते थे, राजन या राजा। जन का प्रधान या जन का जो मुखिया होता था, हेड होता था, उसको बोलते थे राजन या राजा। आगे हम देखेंगे ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता का नाम क्या था, इंद्र। देखिए इंद्र इस टाइम पे भी फेमस था। मेन जो देवता था वो क्या था, इंद्र। और इंद्र को क्या कहा जाता था, इसे पुरंदर भी कहा जाता था। इंद्र को क्या कहा जाता था, पुरंदर। देखिए पुरंदर अगर ना समझ में, तो पुर मतलब होता है किला या शहर, शहर बोल सकते हैं। पुर मतलब पुरी, पुर मतलब शहर। तो रखवाला, शहर का रक्षा करने वाला, या पुरंदर। इंद्र को क्या क्या कहा जाता था, पुरंदर। दूसरे महत्वपूर्ण देवता क्या थे, अग्नि। पहले देवता क्या, इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता था, और दूसरे देवता थे अग्नि। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। सोम एक देव थे जिनको समर्पित है क्या, ऋग्वेद का 9वां मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, इसको भी याद रखेंगे। अगर पूछ दिया जाए पेपर में कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है।
आगे हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। हमने पूरा वैदिक काल देखा था क्या, 1500 से 600 ईस्वी तक। पूरे वैदिक काल को किसमें बांटा गया है, 1500 से 600 ईस्वी तक। और ऋग वैदिक काल को बांटा गया है 1500 से 1000 ईस्वी तक। अब 1500 से 1000 ईस्वी तक क्या था, ऋग वैदिक काल था। उसके बाद 1000 से 600 तक क्या था, उत्तर वैदिक काल था। अब उत्तर वैदिक काल में क्या होगा कि बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। ऋग वैदिक काल की बहुत सारी चीजें इसमें बदल जाएगी। तो देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में कुछ प्रमुख बातें। उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख साहित्य के स्रोत है वो क्या है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण वेद, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे भौगोलिक विस्तार। देखिए, ऋग वैदिक काल में जो भौगोलिक विस्तार था वो कहाँ तक था, तो भारत के जो सप्त सैंधव प्रदेश हैं वहां तक था। सिंधु घाटी या सिंधु जो नदी है उसके आसपास के क्षेत्र तक था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो उनका विस्तार था सप्त सैंधव प्रदेश से बढ़कर गंगा गंगा घाटी तक हो गया था। मतलब गंगा के आसपास के क्षेत्र तक इनका विस्तार हो चुका था। कुरु, पांचाल तथा काशी। कुरु, पांचाल तथा काशी उत्तर वैदिक काल की प्रमुख जनपद थे। इस काल के क्या थे, प्रमुख जनपद थे। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उन्नयन संस्कार बंद हो गया था। मतलब ऋग वैदिक काल में क्या होता था, स्त्रियों का भी उन्नयन मतलब जनेऊ। तो उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल में स्त्रियों का उन्नयन या जनेऊ संस्कार होता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो स्त्रियों का जनेऊ संस्कार बंद हो गया या उन्नयन संस्कार बंद हो गया। फिर भी शतपथ ब्राह्मण में कुछ अपवाद मिलते हैं। गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। मतलब उन्नयन संस्कार बंद हो गया, मतलब स्त्रियों की शिक्षा में भी क्या रुकावट आ गई, स्त्रियों की शिक्षा भी कम कर दी गई। लेकिन कुछ अपवाद स्त्रियां मिली हैं, जैसे गार्गी और मैत्रेयी, ये क्या है, विदुषी रही हैं। मतलब स्त्रियों को उस टाइम पे शिक्षा से वंचित कर दिया गया, उसके बाद भी गार्गी और मैत्री विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। स्त्रियों का पैतृक अधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब ऋग वैदिक काल में स्त्रियों को पैतृक अधिकार भी दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को पैतृक अधिकार नहीं दिया गया। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, राजतंत्रों का विकास होने लगा। राजतंत्र का विकास मतलब इसके पहले क्या था, कबीला टाइप का राजतंत्र चलता था, कबीलाई राजतंत्र चलता था। और कबीलाई राजतंत्र में क्या होता था, मतलब एक कबीले के जैसे, एक परिवार के जैसे मिलकर निर्णय लेते थे। उसमें क्या सभा समिति विभिन्न प्रकार के क्या समूह बनाए गए थे जो राजा को डिसीजन लेने में मदद करते थे। और सभी मिलजुल कर क्या करते थे कि किसी भी डिसीजन को लेते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो इसमें क्या हुआ कि राजतंत्र का विकास हुआ, मतलब राजा की शक्ति बढ़ा दी गई। राजा अब थोड़ा मनमानी टाइप से कार्य करना शुरू कर दिया। राजा की शक्ति बढ़ने के कारण जो सभा समिति गण तथा विदित जो समितियां बनी थी इनकी शक्तियां क्या हो गई, कम हो गई। सभा समिति जो गण ये सब अलग अलग समितियां बनी थी जो राजा की हेल्प करती थी। तो राजा क्या हुआ, थोड़ा मनमाने ढंग से अब यहाँ पर कार्य करना शुरू कर दिया। इनका हेल्प कम लेता था, इनकी शक्ति कम हो गई, मतलब इनका पावर कम हो गया। राजा यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा मनमाने ढंग से कार्य करना शुरू कर दिया। इस काल में पशुपालन की अपेक्षा कृषि का महत्व बढ़ने लगा। अब इस टाइम पे क्या हुआ, पशुपालन थोड़ा, पशुपालन होता था लेकिन पशुपालन की अपेक्षा कृषि को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम क्या है, शतपथ में कृषि प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। मतलब कृषि विज्ञान का इसमें क्या है, वर्णन है, कृषि कैसे किया जाए उस प्रकार की चीजें इसमें दी हुई है। पूरा कृषि की प्रक्रिया का उसमें उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय से ही होता था। मतलब इस टाइम पे क्या हुआ था कि मुद्राओं का विकास नहीं हुआ था।
जब मुद्राओं का विकास हुआ भी रहा होगा, तो व्यापार जो होता था वस्तु विनिमय से होता था। मतलब आप मुझे कोई चीज दो, उसके बदले मैं आपको कोई चीज दूंगा। जैसे अगर मैं आपसे खाना लेता हूँ, तो उसके बदले मैं आपका कोई कार्य कर दूंगा, या अपनी कोई दूसरी वस्तु आपको दूंगा। या आप अगर कोई वस्तु मेरे को बेचते हैं या मेरे को देते हैं, तो उसके बदले मैं आपको कोई दूसरी वस्तु दूंगा। या फिर मैं आपको अनाज दूंगा और उसके बदले आप मेरे को कुछ दूसरा चीज देंगे। इस प्रकार का जो व्यापार यहाँ होता था, वस्तु विनिमय बोलते हैं इसको। एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु लेना या बेचना। निष्क, शतमान आदि माप की इकाइयां थी। देखिए, ये क्या था, मेजरमेंट करने का टूल था। निष्क या शतमान, जैसे अभी क्या इंच, मीटर, इन सब में नापते हैं हम। तो उस टाइम पे क्या था, निष्क और शतमान जैसे मापने की यूनिट या इकाइयां चलती थी। अथर्ववेद में पहली बार चांदी का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में क्या हुआ, सबसे पहले चांदी का उल्लेख मिलता है, चांदी के बारे में लिखा गया है। चांदी शब्द वहां से सुनने को हमको मिलता है अथर्ववेद में। चांदी का उल्लेख कहाँ है, सबसे पहले अथर्ववेद में। और अगर मैं थोड़ा रिवाइज करूं, तो तांबे के बारे में सबसे पहले कहाँ से हमको जानकारी मिलती है, तांबे का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, तो ताम्रपाषाण में। ये याद रखेंगे, तांबे का प्रयोग सबसे पहले हुआ था ताम्रपाषाण में। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य का प्रयोग ज्यादा होता था उस टाइम पे। और उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। आगे हम देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृद भांड प्राप्त होते हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार के। अब वो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, एक तो लाल, मतलब लाल कलर के मृद भांड। दूसरा काले कलर के मृद भांड, काले मृद भांड। उसके बाद लाल व काले मृद भांड, मतलब दोनों, लाल और काला दोनों मिला के बनाया जाता था। देखिए, लाल कलर के मृद भांड अभी भी देख सकते हैं, मिट्टी के घड़े देख सकते हैं आप लाल कलर के। काले कलर के आप घड़े देख सकते हैं, बर्तन देख सकते हैं मिट्टी के, जो प्रायः दही वही जमाने के लिए, दूध रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या था, लाल व काले दोनों प्रकार के मृद भांड थे। और चौथा चित्रित धूसर मृद भांड, मतलब ये क्या था, थोड़ा एंटिक पीस टाइप का आइटम था। इसमें क्या करते थे, डिजाइन डिजाइन बनाते थे, चित्र वगैरह बनाते थे। तो ये 4 प्रकार के क्या मिलते थे, मिट्टी के बर्तन मिलते थे। एक लाल, दूसरा काला, फिर लाल काला, और एक एंटिक पीस या डिजाइन वाला। चलिए अब आगे देखते हैं, वैदिक कालीन साहित्य। वेदों की कुल संख्या कितनी थी, 4। वेदों की कुल संख्या क्या, 4। जिनमें से जो पहले के जो 3 वेद हैं, पहले के 3 वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है और आपको ध्यान भी रखना है। क्या, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, वेद त्रयी। देखिए, इन तीनों का की रचना अलग टाइम पे हुई, और अथर्ववेद की रचना थोड़े टाइम बाद हुई। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों को मिलाकर कहा जाता है वेद त्रयी, और अथर्ववेद को अलग से। टोटल वेदों की संख्या कितनी है, 4। 4, जिनमें 3 को क्या कहा जाता है, वेद त्रयी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अगला फैक्ट हम देखेंगे, ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा वेद है। सबसे प्राचीन वेद क्या है, ऋग्वेद। और सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है, सबसे बड़ा वेद भी हम उसको बोल सकते हैं। देखिए, अगर एग्जाम में कुछ पूछे और अगर आपको समझ में ना आए कि ये किस वेद से संबंधित है, कुछ भी फैक्ट अगर पूछ दिया गया है और आपको अगर दिमाग में ना आए, तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप वहाँ पर डाल दीजिए क्या, ऋग्वेद। अगर ऑप्शन में ऋग्वेद है, तो अगर आपको तुक्का लगाना ही है, तो आप ऋग्वेद लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि ऋग्वेद क्या है, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं। अगर आपको सही आंसर पता है तब तो ठीक है, अगर नहीं पता, तुक्का मारना ही है, तो वहाँ पर ऋग्वेद लगाया जा सकता है, तो ज़्यादा चांस रहेगा कि सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, वेदों को सही अर्थ में समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। अब वेद क्या थे,
समझना कठिन था, क्योंकि वेद बहुत डिटेल थे, बहुत बड़े बड़े वेद थे और बहुत कठिन संस्कृत के उसमें श्लोक वगैरह थे। तो कठिन शब्दों को या कठिन वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। अब वेदांगों को अगर आप समझे, संधि विच्छेद करें, तो वेद अंग, तो वेदांग क्या है? वेदों के अंग है। तो वेद के जो एक एक पार्ट है या एक एक चैप्टर है, उनको उठा के सरल शब्दों में लिखने का प्रयास किया गया, उसको हम बोलते हैं वेदांग। वेदों के सही अर्थों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। कुल वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। अब ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 क्या है? वेदांग है। उपनिषदों के दार्शनिक तथा व्यवहारिक तथ्यों पर बल दिया गया। उपनिषदों के क्या? दार्शनिक तथा व्यवहारिक तथ्यों पर बल दिया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। इसको भी फैक्टर याद रखेंगे, 108 उपनिषदों की संख्या है। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि सत्यमेव जयते, जो हमारा ध्येय वाक्य है, क्या? सत्यमेव जयते, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबको पता होगा, बहुत जगह पर आप देखे भी होंगे, लिखा रहता है कि हमारा ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? तो मंडकोपनिषद से लिया गया है। मंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते, ये ध्येय वाक्य या बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य लिया गया है। इसको आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। कहाँ से? मंडकोपनिषद से, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हम देखते हैं वेद वेद तथा अन्य शास्त्रों को पढ़ने वाला आचार्य या अध्यापक कहलाता था। वेद तथा अन्य जो शास्त्र थे उनको पढ़ने वाला क्या कहलाता था? आचार्य या अध्यापक। उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख दर्शन तथा प्रवर्तक। इस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे दर्शन हुए। पूरे वैदिक साहित्य में अलग अलग जो विद्वान थे उन्होंने अपने अपने दर्शन दिए और उनके प्रवर्तक भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला है क्या? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि। दूसरा हम देखेंगे योग। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। अब इसको आप बहुत आसानी से भी याद कर सकते हैं कि बाबा रामदेव, उनकी कंपनी का क्या नाम है? पतंजलि, और बाबा रामदेव क्या कराते हैं? योग या योगा। तो यहाँ से लिंक करके बहुत आसानी से याद किया जा सकते हैं। तो योग और पतंजलि, इसको तो मेरे को नहीं लगता आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी याद करने में। उसके बाद हम देखेंगे क्या? वैशेषिक। वैशेषिक जो दर्शन था उसके प्रणेता कौन थे? कणाद। और न्याय दर्शन था, उसके प्रणेता थे गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रणेता बादरायण थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की सीरीज को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ समझ में आया है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे। इसी प्रकार की और यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आपके जो मित्र हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनको हमारा वीडियो शेयर कर देंगे। जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।